अपॉन एलिजाबेथ हु लेटर रोट कि एक मस्त जो है चट्टी बाबा जो इनके साथ में है, इतनी कड़ाके की ठंड में वो 150 बाल्टी ठंडे पानी से, बर्फ जैसी ठंडी पानी से नहा रहा है, और ऐसे बर्फीले हवामान में खुले में गड्ढे में जो पानी जमा था, जो बर्फ के समान था, उसमें जाके वो बैठा है। तो चट्टी बाबा के बारे में सब लोग अपना अपना भिन्न मत प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एलिजाबेथ ने जो उसका मत प्रदर्शन यहाँ पर किया, वहाँ पर हम रुके थे पिछले बार, पर चूंकि वो महत्वपूर्ण बात है और जो उसका इम्प्रेशन है एलिजाबेथ का इस विषय में, इसके बारे में उसने जो महत्वपूर्ण बात एलिजाबेथ ने कही, इसको एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। More than the physical warmth that he apparently was, he means Chatti Baba, was able to generate was his aspect of being always happy, contented to have nothing. कुछ भी नहीं प्राप्त करने में ही उसका समाधान है, किसी भी चीज की चाहत नहीं रखना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा है उसका, वो सदा आनंदी है, खुश है चट्टी बाबा, और कुछ भी नहीं चाहता है, इसी में उसका आनंद छिपा है। एंड इनवर्डली बीइंग अलाइव टू कंप्लीटनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंदरूनी एक परिपूर्णता उसके अंदर है, अंदर से है, भीतर से परिपूर्णता होना। कि कितना हम थोड़ा सा इंडिफरेंटली अपने आप को जज करेंगे, शायद वो मायावी दुनिया की चीजें नहीं होगी, आध्यात्मिकता की होगी कि मुझे और बाबा की फोटो चाहिए और बाबा की किताब चाहिए, या मुझे जाना है, मेरा वर जाना है, जो भी है। तो हमारा कैसा अस्वस्थ मन रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिक्कतें हमेशा रहती है। तो यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं चाहिए, अंदर से उसको कोई खालीपन नहीं, परिपूर्णता उसके अंदर है। No wonder that a poet has said the fragrance of saints is like the perfume of flowers. फूलों के परफ्यूम जैसा संतों का रहता है। तो वो कहती है कि ये चट्टी बाबा का इर्द गिर्द रहने से ही उसके आनंद से हम भरपूर भर जाते हैं। चाहे चट्टी बाबा हो, इनके सहवास में वो ऐसा आनंद प्रस्तुत करते हैं कि अपने आप सामने वाला उनके आनंद में भीग जाता है। आगे आज का पढ़ेंगे। On March 15, Baba again began to speak of sending Norina, Elizabeth and Nadine to the United States to establish a center for him. He also talked about sending Margaret and Erin back to Europe to spread his message there. He reassured all five, however obliquely, by declaring, "You must come back from the West, if alive, before I speak." तो यहाँ तक पहले हिंदी में देख लेते हैं कि जैसे कि बाबा ने पाश्चात्य महिलाओं को वापस विदेश भेजने की बात शुरू की थी, तो यहाँ फिर से बाबा ने वो बात छेड़ी है। और 15 मार्च को बाबा कहते हैं कि नोरिना मैच बेली और एलिजाबेथ पैटरसन और नदीन टॉल्स्टाय, इनको यूनाइटेड स्टेट्स जाके वहाँ पर मेरे लिए सेंटर की स्थापना करना है। मतलब उनको ऐसे ही बाबा भेज नहीं रहे, वहाँ पर करने के लिए बाबा ने उनको कार्य दिया है, जीवन भर वो इस कार्य के लिए समर्पित रहे। आगे बाबा उनको कहते हैं, उन्होंने मार्गारेट क्रॉस को भी वापस भेजने का बात छेड़ी और इरिन को भी। तो इनको यूरोप जाके वहाँ पर बाबा के संदेशों का प्रसार करना। इसके पश्चात लेकिन पांचों को बाबा ने कहा कि वापस हमारी मुलाकात होगी, आप मुझे मिलने आए, यदि आप लोग जिंदा रहेंगे। बाबा कहते हैं आप लोग जिंदा रहेंगे, इसमें द्वय अर्थ है। तो आप मुझे मिलने के लिए आ जाएंगे और वेश से आप मिलने के लिए आ जाओगे, वापस आ जाएंगे अगर जिंदा है तो। मैं बात करने लगने के पहले, मेरा मौन छोड़ने के पहले। इसमें कई सारे अर्थ छिपे हैं। स्पिरिचुअलिटी सेज लाइफ एंड बॉडी आर जीरो। आध्यात्मिकता कहती है शरीर और ये जीवन जीरो है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। सो
If we spiritualists do not die, then the materialist will never die. बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं हम अपने आप को आध्यात्मिक कहलाते हैं, हम आध्यात्मिक लोग अगर मरेंगे नहीं तो भौतिकतावादी तो कभी भी नहीं मरेंगे। इसका क्या अर्थ है? मरना मतलब खुद ही को मारना। और बाबा जो उनको कहते हैं आप अभी भी जिंदा है, मतलब आपकी खुदी अभी भी बरकरार है, ये भी वहाँ पर अर्थ हो सकता है। और महायुद्ध का समय है, तो बाबा का अर्थ यहाँ भौतिक मरण नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और जिसकी पुष्टि आगे का सेंटेंस करता है कि हम आध्यात्मिकतावादी अगर मरेंगे नहीं, मतलब हमारे अंदर की इच्छा, वासनाओं, अहंकार, सब कुछ संस्कारों को मारेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, खुद ही हमारी मिटेगी नहीं, जिनको हम स्वयं को आध्यात्मिक हम कहते हैं, तो भौतिक दुनिया वाले लोगों की तो कभी मरेगी नहीं। आगे बाबा कहते हैं सो येट दे आर डाइंग फॉर देयर कंट्री, इसके बावजूद वो अपने देश के लिए जान देते हैं। ये भी एक उच्च प्रकार का प्रेम बाबा ने कहीं दूसरी जगह कहा है, यू ऑल मस्ट डाई। अब बाबा क्या कहते हैं? स्पष्ट है, तुम सबको मरना ही होगा। अब यहाँ मरना मतलब भौतिक मरण नहीं है, मतलब तुम्हारा अहम मिट ही जाना चाहिए, खुद ही मिट ही जानी चाहिए। और यू ऑट टू हैव डाइड लॉन्ग एगो, कब के तुम मर गए होते, मतलब कब की तुम्हारी, वो तो पास्ट और फ्यूचर सब कुछ देखते हैं ना, पिछले सारे जन्म देखते हैं, तो वास्तव में तुमको अपने लिए पहले कब का मर जाना चाहिए था। अब आगे बाबा कहते हैं सो यू ऑल मस्ट रियली डाई सून, तुम सबको वास्तव में अब जल्द ही मरना होगा, मतलब अपने आप को मिटाना होगा, अपनी खुदी को मिटाना होगा। Margaret and Erin will have plenty of opportunities to die if they do as I instruct, but with no hesitation. तो बाबा स्वयं कहते हैं कि मार्गारेट और इरिन बिलो को ऐसे बहुत अवसर मिलेंगे कि वहाँ वो अपनी खुदी को मिटा सकते हैं, उनका अहम, उनके संस्कार, उनकी खुदी चूर चूर हो सकती है। लेकिन उसके लिए मैं जिस प्रकार से उनको सूचनाएं देता हूँ, उनको उसका कड़ाई से पालन करना होगा और कोई भी हिचकिचाहट उसमें नहीं होनी चाहिए, पूरे दिल से होना चाहिए, विथ नो हेजिटेशन। और जैसे हम आगे देखते हैं कि मार्गारेट ने इतना कठिन समय बिताया, यहाँ से जब वो बाबा के पास से चली गई और उसको वापस से अपना एक नया जीवन वहाँ पर खड़ा करना पड़ा, जीवन व्यतीत करना पड़ा, तो इतनी कठिनाइयाँ उसे आई। इसलिए बाबा ने इनडायरेक्टली उसका जो भवितव्य है भाकित पहले से कर दिया था कि तुमको ऐसे और ऐसी कठिनाइयों में ही आदमी इस संसार से उब जाता है, उसकी इच्छा वासनाएं मरने लगती है, खुद ही मिटने लगती है, अगर सही मायने में उसको सोचने वाला सोचेगा तो। इसलिए बाबा पहले से ही कहते कि तुम्हें ऐसे बहुत अवसर मिलेंगे मरने के, लेकिन जिस प्रकार मैं सूचनाएं देता हूँ उनका अमल कोई हिचकिचाहट बिना पूरी तरह से होना चाहिए। सो बी रेडी टू गो एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टे। देखो बाबा के शब्द कितने सुंदर है, एज ओनली बाबा कैन से सच थिंग्स। बी प्रिपेयर्ड टू गो एंड बी रेडी टू गो एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टे। है ना सुंदर? जाने की तैयारी करो और रहने के लिए मन बना लो। At last, Margaret understood why Baba had asked her if she would be willing to die for him. पिछले हफ्ते हमने देखा कि वो दीवार पर बैठी थी, गुमसुम बैठी थी, बारिश हो रही थी, हवा एकदम ये थी और एकदम डिप्रेशन में वो अकेली दीवार पर बैठी थी वहाँ ठंड में। और अचानक बाबा अकेली बैठी थी और अचानक बाबा उसके पास आते हैं, उसके पास करीब बैठते हैं और बाबा उससे पूछते हैं विल यू डाई फॉर मी। याद है आप लोगों को ये घटना? पिछले हफ्ते हमने देखी। तो मार्गारेट ने तुरंत हाँ या ना में जवाब नहीं दिया,
लेकिन उसने कहा ये कैसा अजीब सवाल है बाबा, इसके लिए मेरा मन बनाने के लिए थैंक यू सुरेखा दे, मुझे आधे घंटे का समय दे दो। बाबा बोलते दिया। बाबा निकल गए। बराबर आधे घंटे के बाद बाबा वापस आके उसको हाथ सामने उसके कहते हैं क्या मन बना लिया तुमने। और वो कहती है कि अच्छा हुआ मैंने समय लिया पूरा, मैंने झंझोर कर अपने आप को देखा और मैंने बाबा से यस हाँ में जवाब दिया कि यस आई एम रेडी टू डाई फॉर यू। तो जब बाबा ने उनको कहा तब वो कहती है अब मेरी समझ में आ गया कि बाबा ने मुझे क्यों पूछा था कि वेदर यू आर रेडी टू डाई फॉर मी। तो डाई फॉर मी बाबा के लिए मरना क्या है? बाबा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को मारना, अपने स्वतंत्र अस्तित्व को मिटा देना, अपनी भूख प्यास इच्छा वासना अहंकार संस्कार सबको खुद ही को मिटा देना है। तब हमें बाबा सही मायने में प्राप्त होंगे। एनीवे आगे चलते हैं। एक एक शब्द एक एक बाबा अवतार है, उनके सानिध्य में कोई बात कोई घटना ऐसा ही नहीं होता है, हर चीज में गहन अर्थ है। एनीवे आप स्क्रीन पर देखिएगा बिफोर आई फॉरगेट। ये बाबा की फोटो जो है, क्योंकि हम क्वेट्टा से निकले हैं तो ये क्वेट्टा की बाबा की फोटो मिली इसलिए इसको प्रेजेंट किया आज। 1925 की ये शायद फोटो है जब बाबा क्वेट्टा कई बार बाबा क्वेट्टा गए कई बार। तो जब 1925 में बाबा क्वेट्टा गए थे तब की ये फोटो है। इसके पश्चात फिर वो आश्रम शुरू हो गया वगैरह वगैरह। तो बाबा के बाल वगैरह देखो बिल्कुल ये किए हुए, कंघी नहीं मारी हुई है सारी, जैसे साधु लोगों की जटाड़े रहती है वैसी है, जिसकी कहानी हमको मेहरा से सुनने को मिलती है कि कैसे कितने महीनों से वो धोए नहीं थे बनाए नहीं थे तो कैसे उसमें गुठलियाँ हो गई थी और किस प्रकार से उसको ये किया करती थी मेरा। तो इस प्रकार से यहाँ पूरे बाल उनको ऐसे है, खाली एक सा काट उसको बांध कर उन्होंने बांध के रखा है इस फोटो में। तो लेकिन आँखें वगैरह फिर भी कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं है बाबा की, जैसे बाबा थे वैसी एक भी तस्वीर नहीं है। वो बहु तस्वीर को नहीं, तस्वीर में उनको नहीं उतार सकते हैं, केवल दिल में उतार सकते हैं ना। But Baba immediately lightened the mood by spelling out on the alphabet board. तो सब गंभीर हो गए तो बाबा को ऐसा माहौल पसंद नहीं था, तो मूड हल्का करने के लिए तुरंत बाबा ने माहौल बदल दिया। हंसी मजाक खुलापन सहजता होनी चाहिए। तो बाबा ने अल्फा बोर्ड पर एक ये लिख दिया, एक छोटी सी कविता बाबा ने वहीं के वहाँ, जिसको कहते हैं ना शीघ्र कवि कहते, तत्काल उसी समय उसी विषय पर बात करना, छोटी सी 4 लाइना लिखना चारोड़ी कहते हैं। तो वैसे बाबा ने अल्फाबेट बोर्ड पर लिखा, टुडे इज नाइस एंड सनी एंड इट मे साउंड वेरी फनी बट आई हियर फ्रॉम मेन हु आर सोबर, ट्राई दैट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर इट विल बी स्वीटर हियर देन हनी। तो एक छोटी सी कविता बाबा ने 5 लाइनें की लिख दी है और इसका अर्थ ये है कि आज कितना अच्छा माहौल है और सूरज निकल आया है और ये बहुत मज़ेदार मज़े की बात लगेगी, परंतु कई लोगों से जो कि सोबर है गंभीर है ऐसे लोगों से मैंने सुना है कि अप्रैल से अक्टूबर में यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल वातावरण रहता है। लेकिन जो राइम से बाबा ने बनाया, आप चाहते हैं तो इसको भजन ग्रुप में मैं एक 5 लाइना डाल दूंगी, यदि भूल जाओगे तो कोई याद दिला देना, भजन ग्रुप में डाल देंगे। Okay. On March 22, Chanji arrived in Quetta, having traveled 700 miles to bring to Baba's attention another onslaught of venomous articles published recently in Gujarati newspapers and most likely originating with Colonel Irani and Bangalore attorney Sampije Venkatapatayya. Baba told Chanji not to bother responding to the articles and instead ordered him to leave for Karachi that same day
600 miles further on by rail to make advance arrangements for a series of lectures that Baba wanted to have presented there in Karachi. He was accompanied by Pila Mai. तो देखो कैसा होता है ये रीति। 22 मार्च को चांजी क्वेट्टा आ गए। 700 मील की दूरी पार करके वो क्वेट्टा में आए। जिस दिन आए उसी दिन बाबा उनको बोलते हैं वापस 600 मील की दूरी पार करके कराची जाओ, क्योंकि आगे जाकर कराची में बाबा लेक्चर्स देने वाले हैं। श्रृंखला होगी लेक्चर्स की, कई लेक्चर, आज एक, सवेरे एक, शाम को एक, हर दिन एक, इस प्रकार से बाबा लेक्चर देंगे कराची में। उसके लिए प्रबंधन करने के लिए तुरंत निकल जाओ। थोड़ा सोचिए, हम लोग थक के आते हैं, यहाँ से आते हैं तो 4 दिन हमारी थकान नहीं जाती है, सारी ये बावजूद, इसके कंफर्ट्स के बावजूद। 600 मील की दूरी पार करके आए, उसी दिन वापस 600 मील की दूरी फिर से ट्रेन से जाना पड़ा उनको बाबा के लिए। मतलब किस टाइप के ये लोग थे और कैसा उनका प्रेम था, आज्ञाकारिता थी, डेडिकेशन था। और उन्होंने बाबा के नज़र में लाया कि ये वापस ऐसे शरारती, खराब बाबा की निर्वत्सना करने वाले लेख लिखे हुए थे, शायद कर्नल ईरानी और बेंगलोर के जो संपैया वेंकटपतैया करके एक वकील थे, तो इन्होंने लिखे हुए हो गए और गुजराती न्यूज़पेपर में ये छपके आए थे। इनको चांद ने बाबा को दिखाया तो बाबा ने कहा कि इसकी चिंता तुम मत करो, तुम कराची जाओ और मेरे लेक्चर की वहाँ पर अरेंजमेंट करो। और इस समय उनके साथ पीला माई थे। Meanwhile, the only the main identified refused to be brought to Baba. Abhi, this is very important, who therefore had to go out to bath, clothe and feed them where they lived. तो इस समय कभी कभी ऐसा होता था। तो ये एक ऐसा समय था कि मंडली किसी भी मस्त को मना के वहाँ ला नहीं पाए। मस्तों को मना के बाबा के पास लेके आना बहुत कठिन होता था। सहसा मस्त अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते थे और बाबा के बारे में जान के तो और भी तैयार नहीं होते थे कई मस्त, और बाकी बचे समय में उनके भक्तगण उनको लेके जाने नहीं देते थे। तो ये एक समय था जब बाहर कड़ाके की ठंड थी, अंदर ही रह के अगर बाबा सेवा करते थे तो और आसान होती थी। लेकिन कोई भी मस्त को मंडली जन मना नहीं पाए बाबा के पास लाने के लिए। तो बाबा स्वयं बाहर गए उनके लिए और उनको नहलाया, खिलाया, जहाँ जहाँ वो रहते थे उन जगह पर बाबा उनके लिए गए। On the 25th March 1941, 25th Baidul located a mosque called Nadir Ali Shah, literally Zenith exalted king. नादिर अली शाह मतलब ये एक राजा है, राजा का चरम। द स्पिरिचुअल चार्जमैन ऑफ क्वेट्टा, ये क्वेट्टा की फोटो है। बट ही बिकेम एजिटेटेड एंड रिफ्यूज टू कम, क्राइंग आउट, आई वोंट गो, माई बोट विल बी ड्राउन इन द ओशन। तो नादिर अली शाह ये नाम का जो मस्त है, इसको बैदुल ने ढूंढ निकाला और वो क्वेट्टा का चार्जमैन था। पिछले कुछ इसमें दिनों से हम देख रहे कि सारे चार्जमैन, विभिन्न शहरों के चार्जमैन को बाबा मिल रहे हैं। आपको याद है पिछले बार कौन से शहर के चार्जमैन को बाबा मिले? याद है तो लिख देना चार्ट में। थोड़ा बीच बीच में ऐसा जो पढ़ा हमने उसको भी याद करना चाहिए, या एक बार फिर रिकॉर्डिंग देख लेना चाहिए, है ना। तो क्या है, इतनी सुंदर हकीकतें याद हो जाएंगी, नहीं तो भूलने को हो जाता है ना। तो ये क्वेट्टा का चार्जमैन था नादिर अली शाह, और जैसे उसको बाबा के पास लाने के लिए ये गए तो उसने मना कर दिया और चिल्लाने लगा, नहीं 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 नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं वहाँ जाऊंगा तो उनके समंदर में मेरी नैया डूब जाएगी। वो जानता था कि आगे बाबा यहाँ जहाँ कहाँ वो फंसा है, जिस कौन सी भूमिका में, 5वीं 6वीं में,
बाबा वहाँ से उसको बाहर निकालेंगे, ये मस्त लोग खूब जानते थे, जबकि उनको उसी हालत में आनंद आता है जिसका वो त्याग करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो आनाकानी करते हैं। ये सरल अर्थ जो समझ में आता है, तो इसलिए वो कहता है कि उनके समंदर में मेरी नैया डूब जाएगी, मैं नहीं आऊँगा। बैदुल took Baba to see the mast who lived in a smoke-filled tent in which he kept a dhuni burning all the time. वो बाबा के पास नहीं आया तो बैदुल बाबा को उसके उस मस्त के पास लेकर के चले गए, और वो मस्त जिस तंबू में रहता था वो पूरा धुएं से वो तंबू भरा था, क्योंकि ये मस्त हमेशा धुनी जला के रखता था। तो बाबा इसलिए तंबू के अंदर गए नहीं, लेकिन बाबा ने चक्कर लगाए तंबू के इर्द गिर्द, वो पढ़ते आगे। ऑल्दो बाबा डिड नॉट कॉन्टैक्ट मस्त फेस टू फेस, he had Elizabeth drive in a circle around his abode. जो जहाँ रहता था उसको कार से प्रदक्षिणा की बाबा ने, उसको प्रत्यक्ष भेंट, कई बार जो है प्रत्यक्ष भेंट की जरूरत भी नहीं होती, इतने से ही काम चल जाता है, इतना हाईएस्ट उसका इतना प्रगत वो आत्मा होता है। तो द वेफेयरर्स कॉल्ड इट ए रिमोट कॉन्टैक्ट, दूर से संपर्क करना, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कई बार इससे हो जाता है, जबकि गॉड स्पीक्स में बाबा कहते हैं कि आखिरी ईश्वर साक्षात्कार के लिए एक फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होता है। अब ये बाबा ने आगे इसको दिया क्या हमें पता नहीं, यहाँ पर नहीं दिया है। तो वेफेयरस में लिखा है कि इसको रिमोट कांटेक्ट की प्रत्यक्ष भौतिक फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। लेटर बाबा टोल्ड द वुमेन अबाउट नादिर अली शाह एंड इवन आफ्टर 40 years रानो could recall the must anguished प्रिया। तो इन्होंने देखा है, और बाबा महिलाओं को सब मस्तों के बारे में बता देते थे, तो बाबा ने इसके बारे में महिलाओं को बाद में बताया, और जो रानो गेली स्वयं वहाँ उपस्थित थी उसको मना नहीं था, तो वो जो उसका एकदम तड़प है, गुस्सा, ये सब जो रानो ने देखा, तो 40 साल के बाद भी वो भूली नहीं, उसका वो वर्णन करती है। बाबा frequently sent Elizabeth out to run errands, and he sent her to the railway station by herself on the morning of March 26. तो 26 मार्च को बाबा ने कई बार एलिजाबेथ को ऐसे ही बाहर ये जाओ वो जाओ करके उसको भेज दिया कई बार, और रेलवे स्टेशन भी बाबा ने बोला तुम अकेले रेलवे स्टेशन जाओ सवेरे सवेरे। देयर मेहरा recalled a peculiar sight caught her attention. तो वहाँ मेहरा कहती है कि एक कोई दृश्य उसका ध्यान खींचा। A very handsome dog, देखो एक कुत्ते के लिए, एक आत्मा के लिए अवतार किस हद तक जाता है उसके संपर्क के लिए, क्या लिमिट, कोई हद ही नहीं होती है इसका। ये सुंदर उदाहरण है। ध्यान से इस हकीकत को या स्टोरी को सुनना। यदि समझ में नहीं आए या कुछ कंफ्यूजन लगता है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क कि मुझे नहीं समझा, या हैंड रेज करना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना, आपके पास किताब नहीं है, हो सकता है कि मैं बोलने में इतना समर्थ नहीं हूँ जो पहुँचना चाहिए आपके पास, तो इसलिए तो बाबा ने सवेरे से बेवजह कई बार एलिजाबेथ को बोला कि जाओ स्टेशन, जाओ स्टेशन। उस समय की हकीकत मेहरा वर्णन करती है। मेहरा कहती है ए पिक्यूलियर साइट कॉट हर अटेंशन, मेहरा का ध्यान खींचा। ये मेहरा कहती है कि ऐसे एक दृश्य था जिसने उनका ध्यान खींचा। क्या दृश्य था वो? एक काला कुत्ता, जैसे ट्रेन आती थी स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में खड़ी हो जाती थी तो दौड़ दौड़ के उस ट्रेन में जाने की कोशिश करता था, और जैसे वो कोई बोगी के अंदर घुसता था, अंदर के यात्री उस कुत्ते को बाहर हटा देते थे, फिर ये उतर जाता था, रुकता था, इंतजार करता था, अगली ट्रेन आएगी तो ट्रेन के पीछे दौड़ता था, ट्रेन में घुसने की कोशिश करता था। हर ट्रेन जो भी स्टेशन में आती थी ये कुत्ता उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, उसके पीछे पड़ता था, वो ट्रेन को छूता था, उसके अंदर वो कोई ढूंढ रहा है या वहाँ से कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, ये नज़ारा था। अब इसका रहस्य क्या है ये आगे हम देखेंगे। A very handsome dog, बहुत सुंदर कुत्ता था, ब्लैक इन कलर विथ थिक फर, बहुत घनी उसकी चमड़ी पर सारे बाल थे, फर थी,
और बहुत सुंदर और काले रंग का ये कुत्ता था, kept jumping on each train, हर ट्रेन पर वो कूद जाता था, as it stopped at the station. The dog would rush into the compartments only to be pulled off by the train attendants. Again and again the same scene was enacted as a new train halted in the station. The dog was a starving Newfoundland water spaniel, which the station master explained had belonged to a British officer who had been forced to abandon him when his regiment moved on. तो इतना ये क्या होता था कि ये कुत्ते की जो ब्रीड है, जमात जो है, जो नस्ल है, उसके बारे में लिखा है न्यू फाउंड लैंड। ये नस्ल है उसकी, न्यू फाउंड लैंड, नई मिली हुई जमीन या खोजी हुई, फाउंड मिली हुई, न्यू फाउंड लैंड वाटर स्पेनियल, ये उसकी नस्ल का नाम है। और स्टेशन मास्टर ने बताया कि ये एक ब्रिटिश ऑफिसर का ये कुत्ता है, और इस ब्रिटिश ऑफिसर का जब रेजिमेंट चेंज हो गए, उनके तबादले होते, उनको जाना पड़ता है, तो उस पर ज़बरदस्ती की गई वो ऑफिसर की कि इस कुत्ते को तुम साथ में नहीं ले जा सकते, और कुत्ते को छोड़कर वो ऑफिसर को जाना पड़ा। अब ये कुत्ते कितने ईमानदार होते हैं, उसको इतना पता था कि मेरा ऑफिसर इस ट्रेन से गया, क्योंकि वहाँ तक उसको जाने दिया था, वहाँ से उसको ट्रेन में कुत्ते को जाने नहीं दिया था। और ये पागल कुत्ता बेचारा हर ट्रेन पे कूद जाता था और अपने मालिक को ढूंढने की कोशिश में। और ये आत्मा को देखो, इस आत्मा के लिए जो बेचैन अपने मालिक के लिए था, इसका दुख किसने देखा? दुनिया का बादशाह अवतार, इतने बड़ा एक कुत्ते की आत्मा का दुख उस अवतार ने देख लिया, पहचान लिया, और उसकी मदद के लिए उसने एलिजाबेथ को भेज दिया। Isn't it? इससे सरप्राइजिंग और मैजिकल कुछ नहीं हो सकता है। चमत्कार क्या होता है? तो मिरेकल बाबा कहते, लोग कहते बाबा करते थे कि नहीं करते थे। इतने बड़े विश्व में एक कुत्ते का दुख वो जान कर उसकी मदद के लिए भेज रहे अपने मंडली को, तो आगे क्या होता है? ये तो बाबा ने भेजा है, तो वहाँ पर ये जाहिर है कि बाबा ने किस लिए भेजा वो बाबा नहीं बताते थे। He will never tell in advance. He will never explain. मंडली जन खुद उसको ढूंढ लेते थे। The miserable animal had been trying to board every train that came through the station to find his master. Elizabeth's love. अब बाबा भी देखो, जो जिस काम में माहिर है उसी को बाबा वो काम सौंप देते हैं, और वो जो कुशलता है वो भी उनकी दी हुई है। जैसे हम सबको पता है कि एलिजाबेथ को पशुओं के लिए बहुत प्रेम था, तो बाबा ने बराबर उसी को चुना इस काम के लिए, है ना? जिसको कुत्तों से चिढ़े उसको भेज के तो कोई फायदा नहीं होता था। सो द कैपेसिटीज एंड स्किल इज गिवन बाय हिम ओनली, बट हाउ ब्यूटिफुली he choose the perfect person of that skill for that perfect job. That is the human side and the administration side of the Lord of the universe, isn't it? So, Elizabeth's love for animals could not exist. Margaret observed. अब मार्गारेट लिखती है, ये पहले मेहरा ने बताया, अब मार्गारेट लिखती है कि एलिजाबेथ से ये देखा नहीं गया, वो कुत्ता तड़प रहा है, वो कुत्ते की तड़प एलिजाबेथ से देखी नहीं गई। आपको इतनी बड़ी ब्लू बस की कष्टदायक यात्रा में हर जगह एलिजाबेथ अपने साथ साथ, वो किप्पी उसके साथ में थी। कितना, जहाँ खुद का आदमी को आदमी संभाल नहीं सकता, वहाँ वो कुत्ते को संभालती थी। बस ड्राइव करती थी तो भी कुत्ता बस में रहता था या पीछे किसी की हिफाजत में दिया जाता था। जैसे वहाँ पहुँचेगी वो कुत्ते को क्या जरूरी है वो खिलाना पिलाना, मतलब बाबा ने कभी उसको रोका नहीं, अपना कार्य करते हुए वो ये सब करती थी। अब उससे ये दुख देखा नहीं गया, तो मार्गारेट लिखती है आगे की कहानी। She enticed him into the car, took him to the place where we were living with Baba, and was given permission to keep him and take him back to Mehrabad. तो मार्गारेट से ये दुख, ये कुत्ते का देखा नहीं गया,
तो उसने वो कुत्ते को चुचकारा, ललकारा, प्रेम देके उसको अपने पास बुला लिया। उसको कार में लेके जहाँ ये लोग रह रहे थे वहाँ पर क्वेट्टा में गए उसको लेके, और उसने बाबा से अनुमति मांगी, परमिशन ले ली, क्योंकि बाबा की परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। बाबा ने उसे भेजा था, ये बाबा की कार्य प्रणाली थी, लेकिन उसे क्या पता। तो उसने बाबा से परमिशन ले ली कि मैं इसको रखूं क्या, और बाबा ने उसको अनुमति दी, और उसको साथ में मेहराबाद वापस ले जाने के लिए भी बाबा ने अनुमति दे दी। आगे उस कुत्ते की करामत और सुनेंगे, आपने सुना भी होगा, एक बार फिर सुनिए। बाबा नेम द डॉग फाउंडी। वहाँ पर है क्या मेहराबाद हिल पे, मुझे मालूम नहीं, अगर किसी को याद है तो बताना इसके। बाबा नेम द डॉग फाउंडी। फाउंड मिला है ना, मिल गया। तो ये फाउंडी, बाबा ने उसका नाम फाउंडी रखा। फाउंडी क्यों? क्योंकि वो मिल गया। दूसरा उसका नस्ल जो था, इसका नाम है न्यू बाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, मतलब उसमें भी फाउंड शब्द है, और ये उनको मिला गया था, मिल गया था, खोज मिला था, फाउंड हो गया था। इसलिए बाबा बहुत नाम देने में एकदम, तो बाबा ने उसका नाम फाउंडी, फाउंडी FOUNDY, फाउंडी रखा। ए प्ले ऑन बोथ हिज प्रोवेनेंस, अ फाउंडलिंग and bred Newfoundland. It later occurred to Elizabeth that Baba's so-called errand simply may have been a play for her to find the dog. तो बाद में एलिजाबेथ के ध्यान में आया, सवेरे से घड़ी घड़ी बाबा मुझे स्टेशन क्यों भेजते थे, केवल एक कुत्ते के लिए शायद बाबा मुझे घड़ी घड़ी ऐसे ही बेवजह भेज रहे मुझे स्टेशन, ऐसा मुझे लगता था। तो केवल इस कुत्ते के कारण बाबा ने मुझे सवेरे से इतने चक्कर लगवाए स्टेशन के। ये एलिजाबेथ की समझ में बाद में आ गया। अब यहाँ फाउंडी के बारे में फुट नोट है, वो पढ़ेंगे। उसके पहले एक सेंटेंस पूरा करती हूँ। A few days later, Baba even mentioned him in a lengthy discourse about the war. तो बाबा ने युद्ध में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, ये सब भाकित किया है। लेकिन उसके पहले हम फाउंडी के बारे में एक फुटनोट पढ़ के फिर हम वो बाबा के शब्द पढ़ेंगे। Foundy was brought to Mehrabad in the blue bus and he traveled to America. सुन रहे हैं आप लोग? एक कुत्ता जो स्टेशन पर मिला था क्वेट्टा में, उसने इस प्रभु के साथ अमेरिका भी प्रवास किया। मतलब देखो उसका कितना इम्पोर्टेंस होगा, वो सोल को उस मार्फत बाबा क्या कार्य कर रहे थे, बाबा ही जान। इतना गहनता तक तो हम नहीं समझ सकते कि इसको बाबा मेहराबाद ले गए ब्लू बस में, और उसको अमेरिका भी लेके गए। सॉरी, वो एलिजाबेथ लेके गए, एंड ही ट्रैवल टू अमेरिका विथ एलिजाबेथ। व्हेन शी लेटर रिटर्न टू इंडिया, इसके साथ बाबा ने भेज दिया उसको अमेरिका को। व्हेन शी लेटर रिटर्न टू इंडिया, बाबा गेव हर परमिशन टू ब्रिंग हिम अलॉन्ग, and she had a special carrier made for him by Abercrombie and Fitch. फुटनोट्स बहुत छोटे अक्षर में होते हैं तो पढ़ना और भी अनजान शब्द रहते हैं। Abercrombie and Fitch, but Foundy was old and blind and was becoming too frail to travel. So Elizabeth returned home alone. One day, not too long after, Baba stopped to pet Foundy, and the old dog breathed his last just a few minutes later. तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर फिर भी ठोक ठोक हम समझ लेंगे कि ये कुत्ता अंधा भी था या हो गया और बहुत बूढ़ा हो गया। मतलब इसको लेकर के बाबा ने एलिजाबेथ को बोला अमेरिका जाओ, जब गई तो वो साथ में लेके गए।
अब इसके लिए वापस आने की भी परमिशन बाबा ने दी उसको वापस लाने के। तो उसने स्पेशल कैरियर उसके लिए, मतलब जहाज होगा, ये प्लेन होगा जिसमें भी उसने यात्रा की, उसमें उस कुत्ते के लिए स्पेशल कैरियर की उसने सुविधा की। लेकिन वो बहुत बूढ़ा हो गया था, बहुत नाजुक स्थिति में था। और जब बाबा ने उस कुत्ते को मतलब सहलाया, प्रेम किया, ये किया, टच किया, खिलाया, ऐसा थोड़ा उसका लाड़ किया, और उसके कुछ मिनट में ही उस कुत्ते ने अपना दम तोड़ दिया। दिस इज अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने अंतिम क्षणों में जिसने बाबा का प्रेम पाया, भौतिक, वो क्या मतलब वो आत्मा का तो आगे सीधा सॉरी। अच्छा, अब बाबा के शब्द देखते हैं। A few days later, Baba even mentioned him in lengthy discourse about the war. तो बाबा ने युद्ध के बारे में एक बहुत लंबा डिस्कोर्स दिया, उसके बारे में पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, They do not know that no one will win and no one will be defeated. It will be quite a new third result. England will suffer very much. India will be a mess. Russia holds the key. It is very clever. Russia sides with all and none and thus appears so aloof. इतना सुंदर क्लियर भाष्य बाबा ने किया है। उस समय में स्थिति ऐसी थी कि बड़े बड़े, मुझे लगता है राजनीतिज्ञ भी इसको इस प्रकार से एनालिसिस इसका नहीं कर सकते थे। बाबा कहते हैं कि इसमें कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं। कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं। ये बहुत एक नया ही तरीका होगा, इसका परिणाम एक नया ही परिणाम होगा, अजब होगा। तीसरा ही, कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा। लेकिन इसमें इंग्लैंड बहुत कष्ट मिलेगा, बहुत सफ़र होगा, और भारत में सारी उथल पुथल होगी, जैसे हम देखते हैं। इसके बाद ही भारत को मतलब काफ़ी सारे क्विट मूवमेंट, इंडिया मूवमेंट वगैरह जहाँ जो स्वातंत्र का है, इसके पश्चात ज़्यादा जोर पकड़ा, और जो मार पीट ये सब ज़्यादा हो गया भारत में उस समय। आगे बाबा कहते हैं, रशिया के पास पूरे इसकी चाबी है, लेकिन रशिया बड़ा चालाक है। वो किसी का भी नहीं है और सभी का है। ये सभी का साइड लेता है और किसी का भी नहीं है, और इस प्रकार से ये रशिया हमेशा अपने आप को अलिप्त रखता है। आगे बाबा कहते हैं, रूजवेल्ट स्पीच मीन्स वॉर। अमेरिका विल प्ले अ वेरी ग्रेट पार्ट इन द बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी इन द फ्यूचर। भविष्य में मानवता के लिए जब युद्ध होगा, उसमें अमेरिका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, भूमिका निभाएगा। जैसे कि हम देखते हैं अमेरिका का कल्चर बिल्कुल अलग है। पूरे संसार में जहाँ कहाँ जिस किसी को स्वयं का देश या वहाँ के लोग तकलीफ देते हैं, आज की तारीख ऐसी है, आप देख रहे होंगे, वो लोग पनाह जा कर के अमेरिका में लेते हैं, है कि नहीं? चाहे वो पाकिस्तान से हो, ईरान से हो, कहीं से हो, वो आखिर जा कर के सारे जिसको अपने देश में सुरक्षित नहीं लगता है, वो लोग कितने सारे जाके अमेरिका में बसे हैं। आप कितने सारे ईरानी भी हैं अमेरिका में बसे हैं। और रूजवेल्ट जो है, इसका प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का भाषण मतलब युद्ध। आगे बाबा कहते हैं, इन 1 second thousands died in the Quetta earthquake, so we have many seconds to work in. एक पल में क्वेटा में हजारों लोग मर गए। 60,000 के ऊपर तक का ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल इज ऑलवेज मोर देन दैट। तो बाबा कहते 1 सेकेंड में हजारों मर गए, और हमारे पास काम करने के लिए कितने सारे सेकेंड्स है। अगर जीवन खत्म होना है तो 1 सेकेंड में हो सकता है। जब हमारे सांस में सांस है तब तक ही हमें कुछ करना होगा। इसलिए मधुसूदन कहते हैं, कोटि जन्मात एकलावा दावावर। हर पल हमको ये ध्यान रखना है कि क्यों हमको ये जीवन दिया है, क्यों हमको ये शरीर दिया, इसका कार्य क्या है, इसका मकसद क्या है। ये केवल माध्यम है। क्या माध्यम है? ईश्वर प्राप्ति का।
क्या हम ईमानदारी से उस प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं? अगर गिरकर फिसलते हैं तो पुनश्च उठकर फिर कोशिश करना, उसका कोई उम्र नहीं होता है। कोई कहना जरूर नहीं, अरे ये क्या बचपन में ही ये कर रहा है, ये तो बुढ़ापे का, ऐसा कुछ नहीं है। बुढ़ापा बचपन ऐसा कुछ नहीं है। हर समय सही समय है, हर पल उस प्राप्ति के लिए ही खर्च होना चाहिए। एनीवे, आगे बाबा कहते हैं, इफ ऑल ऑफ ए सडन हिटलर डाइज, मुसोलिनी इज किल्ड, स्टालिन हैज हार्ट फेलियर and their followers are fed up, then it may not take so much time. तो बाबा को युद्ध करके ये सब खत्म करने की जल्दी थी। और बाबा स्वयं कहते हैं उस समय, देखो क्या होता है ना, सपने सुहाने लड़कपन के, उस प्रकार से बाबा कहते अचानक अगर हिटलर मर जाता है, जैसे कि हम देखते हैं उसने सुसाइड कर लिया है ना, हिटलर जो हुकुमशाह था, मुसोलिनी ये भी हुकुमशाह था रशिया का, मुसोलिनी इज किल्ड, वैसा ही हुआ। स्टालिन हैज हार्ट फेल्योर, स्टालिन बाद में आया रशिया में, उसका हार्ट फेल्योर होता है अगर बाबा कहते हैं, और उसके फॉलोअर्स जो है कड़वे, जो रशिया के कम्युनिस्ट है, अगर वो तंग आ गए तो फिर ज़्यादा समय लगेगा नहीं ये युद्ध का परिणाम साध्य करने में, जैसा बाबा चाहते हैं। नो वन इज विनिंग, नो वन इज लूजिंग, तीसरा ही परिणाम साध्य होगा एटलीस्ट। आगे बाबा कहते हैं ऐसा ही हुआ ना। ट्रूप्स गोइंग अब्रोड लीव मार्वलस डॉग्स बिहाइंड लाइक फाउंडी। तो आप अपने इतने गंभीर लेक्चर में बाबा ने फाउंडी का उल्लेख किया, ऐसी शुरुआत थी इस पैराग्राफ की। तो यहाँ बाबा कहते हैं कुछ नहीं है, तो ये जो फौजी जा रहे यहाँ से वहाँ, ये फाउंडी जैसे सुंदर कुत्ते को पीछे छोड़ के जाएंगे, जिसको बाबा ने पनाह दे दी, उसका सब देखभाल किया एलिजाबेथ के द्वारा, है ना। इस प्रकार से वो बाबा ने उसका फाउंडी का उल्लेख यहाँ पर किया है। बाबा also spoke to Donkin's deployment with the Indian Medical Service, assuming on that the young doctor would not have to leave India during his tour of duty. तो बाबा ने इस प्रकार से, हम जानते हैं डॉक्टर डॉन्किन का को मिलिट्री सर्विस करना कंपलसरी था, वो उसका ब्रिटिश सिटीजनशिप था और युद्ध के समय उनके यहाँ सबको ये कंपलसरी होता है। अब वो डॉक्टर होने के नाते भारत में ही उसको बाबा की दया से बोलो, किसी प्रकार से बोलो कि उसको जो जॉब मिला आर्मी का, वो भारत में ही अपनी ड्यूटी उसको करनी थी, तो इंडियन मेडिकल सर्विस में। और इस प्रकार से उसकी जब यहाँ पर ड्यूटी है उस समय इसको भारत कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, इस प्रकार से भी बाबा ने भाष्य किया। आगे चलते, क्वेटा इज कॉल्ड द फ्रूट ऑफ गार्डन ऑफ पाकिस्तान, ये बाबा की फोटो क्वेटा की है। And although spring was meant to be on its way and trees in the orchard across from the compound were covered with hopeful birds, the weather remained unseasonably cold. वास्तव में अब ये ठंड का मौसम नहीं था, ठंड निकल चुकी थी और गर्मी शुरू होने वाली थी, तो ऐसे में थोड़ा सा समय ठीक रहता माहौल, लेकिन इसके बावजूद सीजन नहीं होने के बावजूद ये बहुत ही ठंडा था। और ये क्वेटा मतलब पाकिस्तान का फलों का बगीचा, क्वेटा मतलब फलों का, भरपूर फलों के पेड़, इतने फल लगते हैं। अखरोट हम यहाँ इतने महंगे खरीदते हैं, कितने फूल है, कितनी पत्तियाँ है, कितने फल है जो यहाँ मिलते नहीं, और जो मिलते इतने महंगे मिलते हैं, 10,000, 6,000, 7,000 ऐसे ऐसे फल वहाँ पर बनते हैं और धूल मिट्टी में ऐसे खराब हो जाते, उन लोग को सुखा सुखा के वो लोग खाते हैं, कितने खाएंगे, तंग आ जाते। वो अखरोट मतलब जैसे पूरन पोड़ी बनाते हैं ना महाराष्ट्र में, आप सबको मालूम है पूरन पोड़ी, तो उसमें चने का दाल का आटा डालते हैं, चना दाल डालते हैं। इस प्रकार जैसा हम पूरन पोड़ी में चना और गुड़ से बनाते हैं, वो लोग अखरोट की पाउडर और गुड़ से उनकी रोटी बना के उसमें भर के खाते हैं। अपने यहाँ अखरोट कितने खाएंगे, 1 या 2 ज़्यादातर।
वहाँ अखरोट कूट के उस पाउडर को गुड़ के साथ मिला के वो पूरन जैसा वो पूरी के अंदर रोटी के अंदर भर के वो बेल के और वो करके खाते हैं, रेगुलर खाते हैं। कोई शब्द है उसको उनका लोकल, एनीवे। तो ये क्वेट्टा जो है इसको पाकिस्तान की फलों की बाग कहा गया है। और यहाँ पर जो सीज़न होता है ना, मतलब ठंड में तो बिल्कुल फल नहीं रहते, फूल नहीं रहते, सब्जियां नहीं, कुछ भी नहीं रहता, साले बर्फ़ होता है, बर्फ़बारी से सब खराब हो जाती है फसल वगैरह। लेकिन बर्फ़बारी ख़त्म होने के बाद अच्छा, मतलब गर्मी में और गर्मी के पश्चात फल फूल रहते हैं। लेकिन और वहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि फूल खिलेंगे, फल खिलेंगे। लेकिन यहाँ अनसीजनली बहुत अधिक ठंड थी। We rarely went places in the right season, किटी called। तो किटी देवी कहती है कि कहीं भी हम जाते थे तो सही सीजन में नहीं जाते, और सीजन में ही हमेशा जाते थे। वो आगे कहती है, क्वेट्टा फॉर इंस्टेंस इज परफेक्ट इन द लेट स्प्रिंग और समर विथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन abundance. We went in the early spring and froze along with the frost-nipped blossoms. We just were not meant to be comfortable. तो किटी देवी कहती है क्वेट्टा जाने का सही समय है कि ठंड खत्म होते होते, गर्मी खत्म होते होते और स्प्रिंग, गर्मी खत्म होते होते और ठंड अभी शुरू होने वाले हैं, जबकि फूल और फल बहुत होते हैं। लेकिन वो कहती है हम ये गर्मी के भी बहुत पहले हम चले गए, जब अब ठंड पूरी गई नहीं थी, और वहाँ पर हम एकदम बर्फ़ के जैसे जम गए। वी जस्ट वेयर नॉट मेड, हम लोग वहाँ पर बिल्कुल आरामदायी या कंफर्टेबल नहीं थे। लेटर ऑन द डे that Elizabeth had returned from the station with founding, temperatures plummeted and Quetta was hit with a horrific spring hailstorm that began that afternoon and continued through the night. ओले गिरना हम जिसको बोलते हैं, ओले गिरना है ना, हेलस्टॉर्म मतलब ओले गिरते हैं ना, ओले गिरते हैं। तो जिस दिन एलिजाबेथ को वो फाउंडी मिला और उसके साथ वो स्टेशन से वापस आ गए, अचानक से क्वेट्टा का माहौल, वातावरण, हवामान, वेदर बदल गया और वहाँ हेल स्टॉर्म मतलब तूफान आया, ओलों का तूफान। केवल तूफान और बारिश नहीं, ओले गिरते हैं, और इक्का दुक्का ओले नहीं, वो काफ़ी सारे ओले की जिसका तूफान ही आया। और ये शाम को शुरू हो गया और पूरा रात ताड़ 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 अगर ओले गिरते हैं तो वो आवाज़ भी भयावह होती है। वो कहती है इससे कितनी वाताहत हुई, वहाँ कैसे परिस्थिति हो गई, उसका वर्णन उसने किया है। पीपल ऑन द रोड गॉट पिल्टेड एंड सम वेयर इंजर्ड, जैसे पथराव होता है ना, तो ऐसे वो ओले गिरते हैं। तो कई लोग जो है इससे जख्मी हो गए, उन पर ये भारी उसका वर्षा हो गई ओलों की। मेहरा कहती है इस अनुभव के बारे में, मेहरा रिकॉल्ड, they can for cover with their hands on top of their heads, running and shouting over the compound wall. You could see the trees of the orchard opposite the house with apricot and cherry blossom. The hailstorm destroyed all the blossoms. The golf ball-sized hailstorms killed the cattle pasturing in the field. तो एक एक गोल्फ का बॉल कितना बड़ा होता है, गोल्फ का बॉल करीब करीब क्रिकेट का बॉल जैसा होता है, छोटा छोटा होगा उससे। तो वो कहती है गोल्फ का बॉल जितने साइज के, बाप रे, इतने बड़े बड़े ओले गिरेंगे तो जाहिर है लोगों को नुकसान होगा, जख्मी होंगे। और अचानक शुरू हो गया। तो वो कहती है, मेहरा कहती है, हम कंपाउंड वॉल से देख रहे थे कि लोग अपने सर को, क्योंकि सर पर घाव आ जाए तो वहीं पर बेहोश हो जाएगा, तो सर पर लोग अपने हाथ पकड़ करके अपने आप को ओलों की वो वर्षा से सेफ करने के, बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ऐसे ओले गिरे कि जो खेत खलियान में
जानवर थे, गाय भैंस या ये जो जानवर थे ये मर गए उनके भारी वर्षा के कारण, ओलों की। वो बॉल साइज का एक एक ओलो मतलब, और पूरा रात भर ओले गिरते रहे। शाम को दोपहर को शुरू हो गए थे 4-5 बजे से लेकर के। और वो कहती है हम देख रहे थे कि सामने ही इतना सुंदर बहार आया था। एप्रिकॉट को क्या कहते हैं? एनीवे आप बताइए, कुछ कोई लिख लेना। एप्रिकॉट को एकदम से मुझे हिंदी नाम अब याद नहीं आ रहा है। तो वो कहती है मेहरा की कंपाउंड वॉल से हम देख रहे थे सामने जितने भी ये फलों के पेड़ थे सारे धाराशायी हो गए। इतना उसको आता है ना, जैसा आम का सीजन है, आम आने के पहले उसको मोहर आता है, हम मराठी में मोहर कहते हैं। तो एकदम उसका फूल खिल जाता है ना पहले। तो वैसे वो मेहरा लिखती है कि एप्रिकॉट के खुरमणी, किसके लिए खुरमणी? खुरबानी, ओके एप्रिकॉट को, थैंक यू। खुरबानी, खुरबानी, यस, एप्रिकॉट को खुरबानी कहते। थैंक यू गांगडेसन नीलम जी, परफेक्ट वर्क खुरबानी। तो वो खुरबानी का पेड़ वहाँ पर पूरा बाग था और पूरा बहर आया था, मतलब अब उसमें खुरबानी लगने वाले थे, सारे धाराशायी हो गए। इतने बड़े बड़े ओले गिरे पूरी रात कि वो सब खराब हो गया। अब एप्रिकॉट वहाँ खुरबानी मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो सब ब्लॉसम उसका जो ये था वो खराब हो गया। इसके कारण लोग चिल्ला रहे थे, दौड़ रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। There hadn't been such a storm for 50 years, मनी recorded. मनी लिखती है 40 साल में ऐसा तूफान नहीं आया था। ये देखो बाबा की करामत। It brought the plaster down from the ceiling in many places. Yes, we could see snow on the mountain tops. तो मणि लिखती है कि जो छत था तो ऐसे ओले गिरे कि अंदर से छत का पूरा प्लास्टर नीचे गिरने लगा जहाँ पर वो रह रहे थे। और वो कहती है कि पहाड़ जो सारे बर्फ से ढक गए, एकदम बर्फ जैसे हो गया, क्योंकि ओले तो सफेद ही होते, बर्फ जैसे, बर्फ के गोले रहते। द स्टॉर्म प्रोड्यूस, तूफान था ना, लेकिन तूफान कैसा? ओलों का तूफान। अब इक्का दिक्का छोटा छोटा कभी यहाँ विदर्भ में या कहीं कहीं होता है, नासिक में तो वो बात और होती है। द स्टॉर्म, या बर्फ गिरता है तो मुलायम छोटे छोटे ऐसा होता है, बुस 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 बुस, और जब बर्फ गिरता है तो ठंड नहीं लगती, बर्फ गिर के जाने के बाद ठंड लगती है। लेकिन ये बॉल के साइज के ओले गिरने लगे तो इससे कोई भी धाराशायी होगा। The storm produced so much ice that the women were not able to open the doors of their bungalow to go outside to the well the morning after. तो हमने देखा पिछले लेक्चर में कि इनके कंपाउंड में ही कुआं था, उसमें से पानी निकाल करके वही पानी पीना था, कपड़े धोना, बर्तन धोना, नहाना, सबके लिए। लेकिन इतनी ठंड बढ़ गई और इतना बर्फ जम गया कंपाउंड में कि वो लोग अगले दिन सवेरे अपना दरवाज़ा खोल नहीं पा रहे थे बाहर कुएं में जाने के लिए, पानी के लिए। The great storm elicited a dire proclamation from Chatti Baba, upon whom the unprecedented cold had no effect whatsoever. छट्टी बाबा के ऊपर ऐसी ठंड का कोई भी परिणाम नहीं था। From the wayfarers, अब आगे wayfarers से दिया है। On the night following the storm, Chatti Baba sat straight to the west on the hill from 4 until 7 in the morning. That same day he said, there will be so great a calamity in the world that no one can imagine it. Even brother will kill brother, and there will be great tribulation. Then all the world will think of my big brother, means Baba. At that time, he will draw aside the veil, and all will pay obeisance to him. तो छट्टी बाबा ने क्या भाकित किया उस समय
इसके बारे में वेफेयरर्स में जो दिया है पैराग्राफ वो यहाँ पर दिया है। इसका कोई परिणाम उस पर नहीं था, बल्कि उसको और ठंडा बढ़ी तो उनको और अच्छा लगा। जिस दिन बर्फबारी हुई जिसमें लोग हताशाई हुए, जानवर मर गए, लोग जख्मी हो गए, ऐसे ओलों के तूफान में चट्टी बाबा केवल पूरा नंगा, मतलब केवल उसकी पतली धोती पर वो था, और शाम के शाम को 4 बजे से दूसरे दिन सवेरे 7 बजे तक वो ऐसे ओलो, जहाँ ओले गिरे थे वो ओलो के ढेर पर बैठा रहा। सोचो, ऑन द हिल्स सैट स्ट्राइट टू द वेस्ट ऑन द हिल, ऐसे ओलो पर वो बैठ गया चट्टी बाबा, 1-2 पल के लिए नहीं। तो आज शाम की 4 बजे से अगले दिन की सवेरे 7 बजे, जबकि वहां पर बड़े बड़े बॉल जितने ओलों की बारिश हो रही थी या ओलों का तूफान आ रहा था, ऐसे में वो उस पर बैठ गया पूरी रात। और उसी रात वो कहता है कि संसार में ऐसे सारे कैलेमिटीज, विपदाएं आएगी कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। भाई भाई को मारेगा और इतनी सारी उथल पुथल होगी। तब ये सब लोग मेरे बड़े भाई के बारे में, मतलब बाबा के बारे में सोचेंगे, और उस समय बाबा उनके ऊपर का पर्दा हटा के उनको अपना दर्शन, ऑल विल पे बिजनेस, तब ये सारे लोग बाबा को मानने लगेंगे। ऐसा भाकित चट्टी बाबा ने किया है उस समय क्वेटा में। ये बाबा की तस्वीर क्वेटा की आप लोग देख रहे हैं। बाबा एक्सरसाइज, लेकिन ये 25 की है और अब 41 है, 20 साल बाद। Baba exercised his sense of humor by asking the women if they would like to go out for a drive. But the big had no working heater and the woman politely turned down his mischievous offer. तो इस समय बाबा कभी कभी शरारती भी हो जाते थे, तो बाबा ने जानबूझ के महिलाओं को कहा, जो कि हमेशा ही घूमने के लिए उत्साही थी, तो बाबा ने कहा कि ऐसे माहौल में तुमको बाहर घूमने जाना पसंद है? तो ये बाबा की शरारती ऑफर महिलाओं ने दुत्कार दी, क्योंकि उनको पता था कि एलिजाबेथ की गाड़ी में हीटर नहीं है, ठंड के मारे ये हाल खराब हो जाएंगे। मनी एडेड अ ब्रीफ नोटेशन एट द एंड ऑफ हर डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म। तो ये जो तूफान था वो लोग का, इसके बारे में अंत में मनी ने जो वर्णन किया, इसके आखिरी में उसने एक संक्षेप में नोट दी है। वो नोट ऐसी है: Elizabeth gave me driving lessons in the unheated bay, presumably after the hailstones, which lingered in the flower beds for days, had melted. Money displayed a remarkable gift for driving in reverse, but driving forward was another matter. One day, Elizabeth pleaded, "You are going to have to go forward." इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। ऐसे जो ओलों के तूफान था, इस समय में एलिजाबेथ ने मनी को ड्राइविंग के लेसन दिए। बाबा ने एलिजाबेथ से कहा था कि मनी को ड्राइविंग सिखाए। तो ऐसे में उसने, वो कहती है, सारे खेत खलियान, वो जो ग्राउंड था, तो इतने दिनों से वहाँ पर ओले थे, कुछ ओले थे, कब अब कुछ में ओले जो है अब पिघल गए थे, और सब वहाँ पर ऐसे इस प्रकार से फूलों का ही नीचे सारा बेड लगेगा, इस प्रकार से सारे ऐसी जगह से उसको ड्राइव करना था। और मनी क्या करती थी? रिवर्स, पीछे जाना बहुत अच्छा जानती थी। हमेशा, कई बार होता है कई लोग अच्छा ड्राइव करते हैं लेकिन रिवर्स उनको बिल्कुल जमती नहीं, जो कि डिफ़िकल्ट है। और मनी को रिवर्स ड्राइविंग बहुत अच्छी जमती थी, वो हमेशा रिवर्स जाती थी। तो आखिरकार एलिजाबेथ उसको सिखा सिखा के इतनी तंग आ गई कि फिर भी अपनी मिठास और वो मीठी जुबान उसने छोड़ी नहीं,
तो एलिजाबेथ कहती है जे मनी, एटलीस्ट वो मनी की आवाज़ में सुनना चाहिए, उसके वीडियो में है ये। वो कहती है जे मनी, मैनी, वो मनी का प्रोनाउंसिएशन मैनी कहती थी एलिजाबेथ, मैनी कहती थी। वो कहती है जे मैनी, एटलीस्ट समटाइम वी हैव टू गो फॉरवर्ड। गाड़ी चला के कभी तो आगे जाओ, हमेशा पीछे क्या जाते। यू आर गोइंग टू हैव टू गो फॉरवर्ड, कभी तो तुमको आगे जाना चाहिए। ऐसा एक मज़ेदार प्रसंग वहाँ पर मनी ने लिखा है। The day before, thanks Shweta, the day before, as if in our anticipation of the hailstorm to come, Baba had begun to speak of leaving Quetta as soon as possible because the women were suffering so much from the cold. So, जिस दिन ये तूफान आया उसके पहले ही दिन, जैसे कि बाबा को अंदेशा था कि ये तूफान आएगा और महिलाओं को वहाँ की ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो बाबा ने क्वेट्टा छोड़ के जाने की बात शुरू की थी। He had already sent Chansi to look for accommodations in Karachi, more than 400 miles due south on the coast of Arabian Sea, where the climate was more temperate. तो बाबा ने ऑलरेडी कराची भेज दिया था चांजी को, जैसे हमने देखा 700 मील की दूरी पे बेचारा पार करके आया, तुरंत उसी दिन बाबा ने उसको 600 मील की दूरी भेज दिया, जाओ जाके कराची में जगह ढूंढो रहने के लिए, और जो कि अरेबियन समुद्र की दक्षिण में है 400 मील की दूरी पर, और वहाँ पर वातावरण टेम्परेचर थोड़ा ठीक है। बाबा आस्क्ड पिलामाई टू असिस्ट चांजी इन हिज सर्च, क्योंकि पिलामाई वहाँ से थी कराची की, तो बाबा ने पिलामाई को कहा कि वो चांजी की मदद करे। विष्णु हैड रिटन टू पिलामाई अर्लियर एक्सप्लेनिंग द क्लाइमेट ऑफ क्वेट्टा इज फाइंडिंग अनसुटेबल फॉर द मेंबर्स, some are falling ill, and Baba wants to be in strict seclusion from 15th April to February. That means for 10 months, adding that the bungalow must be a pretty big one, having good many rooms, bathroom and latrines to accommodate our large party with water taps. Electricity will be highly appreciated. He directed her to find a smaller house nearby for the men as well. तो प्रिस्क्रिप्शंस देखो क्या क्या चाहिए, कैसा कैसा चाहिए। तो वहाँ पर वातावरण जो था, इसने विष्णु ने ऑलरेडी पिलामाई को लेटर लिख दिया था, और विष्णु ने लिखा यहाँ वातावरण बहुत ख़राब है, और जो भी सूटेबल नहीं है मेंबर्स के लिए, बाबा की पार्टी के लिए, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, और बाबा को 15 अप्रैल से लेके फरवरी तक एकदम कड़क से एकांतवास करना है 10 महीनों के लिए। तो इसलिए ऐसा बंगला देखो जो सुटेबल होगा, जो काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी सारी रूम्स उसमें होगी, बाथरूम लेटरिन्स होंगे, और इतने बड़े पार्टी के लिए ज़्यादा बाथरूम लेटरिन चाहिए, वैसा होना चाहिए, वाटर टैप्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो और भी अच्छा, ऐसे सारे उसने उसमें लिख दिया है। ही डायरेक्टेड हर टू फाइंड, और उन्होंने ये भी लिखा कि पुरुषों के लिए और एक छोटा घर आसपास में देखेंगे तो और भी अच्छा है। Baba had also directed Chanji to make reservations for the group to travel by rail as far as Karachi. On March 28, Vishnu sent Chanji a note on Baba's behalf, chastising him for not having made suitable arrangements and telling him to purchase 2 third-class compartments, one containing 35 seats for 30 ladies, in order to not to have to share with other passengers and jeopardize the women's seclusion, as well as 15 seats for the 12 gents. तो यहाँ पर बाबा ने चांची को ये भी डायरेक्शन दे दिया कि पूरे ग्रुप के लिए वो रिजर्वेशन करे जाने के, ट्रेन के कराची तक के। और 28 मार्च को बाबा की तरफ से विष्णु ने चांजी को नोट लिखा, उसमें उसने उसको फायरिंग भी किया कि अभी तक तुमने सूटेबल जगह ढूंढ नहीं ली है, और इसमें उन्होंने ये भी लिखा कि 2 थर्ड क्लास कंपार्टमेंट के टिकट खरीदना, और एक में 35 सीट होने चाहिए, 30 महिलाएं हैं, और ये जगह बाकी लोगों के साथ बिल्कुल ही शेयर नहीं की जाएगी ताकि महिलाओं का एकांतवास बरकरार रखे। और
पुरुषों के लिए 12 सीट चाहिए। He further instructed Chanji to reserve a tourist car on the NW मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। साथ ही में उन्होंने कहा कि एक टूरिस्ट कार भी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में बुक करने के लिए चांजी को लिखा, विष्णु मास्टर ने। अब ये जो लेटर है बड़ा सुंदर है, मैं तो पढ़ूंगी, लेकिन इसका भी एक पिक्चर या स्कैन करके मैं बाद में ब्लू बस टूर में डाल दूंगी। हाँ, On March 29, Vishnu sent Pilamai a complex list of preparations to be made in advance of Baba's arrival. तो 29 मार्च को विष्णु ने पिलामाई को एक ऐसी लिस्ट भेजी, कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल लिस्ट भेजी कि क्या क्या तैयारी करनी है बाबा के आने के पहले, वहाँ पर बाबा के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, इसकी एक जटिल लिस्ट विष्णु मास्टर ने पिलामाई को भेज दी। अब ये लिस्ट पढ़ ले। कीप इन द लेडीज बंगलो। अब लेडीज के लिए जो बंगलो रहेगा वहाँ क्या क्या रखना है, क्या सामान रखना है। हाँ, मैं अकेले पढ़ती हूँ ना, थक जाती है, आजकल बुढ़ी हो गई। कल हमारे यहाँ भजन था, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, बाबा पधारे थे, क्या मज़ा आया। एनीवे, और लोगों के ऐसे ऐसे अनुभव रहे यहाँ थाना में। हॉल पैक, बैठने को जगह नहीं। यहाँ छोटा है घर। तो महिलाओं के बंगलों में क्या क्या रखना है। 2 sacks चारकोल माने कोयला रखना है, 2 गनी सैक्स भर के, क्योंकि खाना बनाना है, पानी गर्म करना है, चाय जो भी है। उस समय तो ये गैस वैस नहीं था ना। 5 mounds ट्रेडिशनल एशियन मेजर ऑफ वेट। फायरवुड, उसको क्या कहते थे, टन नहीं है, शेर कहते, क्या एक परिमाण है सर, ये आप बता सकते हैं क्या गांडे से? ये शब्द ऐसा है, MAUNDS, माउंड। ये परिमाण मतलब जैसा किलो में गिनते ना, उस समय इसमें गिनते थे। 5 माउंट्स जलाने के लिए अग्नि है, अग्नि के लिए लकड़ी है, जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। 1 टिन ऑफ 4 गैलन्स केरोसिन, तो 4 गैलन केरोसिन, 4 गैलन का केरोसिन का एक डिब्बा चाहिए। आधा गोनी आलू चाहिए, आधा गोनी प्याज चाहिए। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों करने के बदले सीधा हिंदी करती हूँ, चलेगा? इंग्लिश जानने वाले लोग, चलेगा? ओके, थैंक यू। क्योंकि क्या है, इसको इंग्लिश में पढ़ूँ फिर हिंदी में करो, जितना संभव है। तो ओके, सबकी अनुमति है तो करते हैं। 2 मटलास सिरेमिक स्टोरेज कंटेनर। 2 मटला मतलब 2 घड़ा, 2 घड़ा, पानी पीने के लिए 2 घड़ा। Also keep the same quantity of the same things in the मंडली क्वार्टर्स। इसी प्रकार से इसी क्वांटिटी में सामान पुरुषों के मंडली के क्वार्टर में भी रखना। That means purchase double of the above। सब ये ऊपर जो दिया है, तो 4 गैलन के बदले 8 गैलन केरोसिन, ये सब 10 महीने का है ना भाई, इंतजाम है कि नहीं। And I will pay the bill on arrival there। तो विष्णु जी लिखते हैं, मैं वहाँ आने के बाद में इसका पेमेंट कर दूंगा। Also we require daily into bracket combined for ladies and मंडली। हम लोगों को रोज के लिए नीचे दिए गए जिन्नस भी जरूरी है, मंडली के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। क्या क्या? 5 पाउंड टेबल बटर अनसॉल्टेड। बटर होता है, एक नमकीन होता है, एक बिना नमकीन बटर होता है। तो 5 पाउंड बटर चाहिए। 10 से 40 kg। ओके, मण, ओके, गॉट इट, थैंक यू इंदू दीदी जी। एक मण, हाँ, मण शब्द मुझे पता है, तो उन्होंने माउंड लिखा तो मेरी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, उनका भी दोष नहीं, अपना भी नहीं। मतलब 40 kg वो लिखी है। ऐसे 5 माउंड मतलब 200 kg उन्होंने
लकड़ी लाने को बोला था अग्नि जलाने के लिए। अच्छा, आगे रोज के लिए क्या चाहिए? बटर चाहिए, 10 शेर दूध चाहिए सवेरे के लिए, 10 शेर शाम के लिए। नो क्वेश्चन ऑफ फिक्स टाइम। एंगेज वन मेहतरानी toilet sweeper if there are no flush toilets in the bungalow. She must sustain the work daily from exact 6 in the morning until 6 in the evening. She will have 3 hours recess in the noon. तो कितना बारकाई से हर चीज़ का ध्यान दिया जाता था। आजकल ये फ्लश टैंक वगैरह सेफ्टी टैंक्स वाले हैं। उस समय वो जो मैनुअल था, वो गड्ढे में डब्बा रख के उसमें सब इकट्ठा करके फिर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता था टॉयलेट के पश्चात। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर फ्लश टैंक नहीं है, मतलब अपने आप बहे जाने वाला सेफ्टी टैंक वाला टॉयलेट नहीं है, तो एक मेहतरानी रखना है कि जो टॉयलेट साफ करेगी। उसकी ड्यूटी सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे रहेगी। पूरा दिन उसको वो साफ करते रहना है, गंदगी टॉयलेट्स क्लीन रखना है, और दिन में 3 घंटे का उसको अंतराल भी मिल जाएगा। सो स्पेसिफिक। हाँ, also engage one woman who can prepare chapatis of wheat daily. This is about 3 hours work. Therefore, if she likes, she could will be kept for the rest of time to do other household work. तो एक और महिला रखनी है सर्वेंट, जो कि सर्वेंट शब्द नहीं है, एंगेज वन वुमन इतना ही लिखा है, जो गेहूं की चपाती रोज बनाएगी। ये काम 3 घंटे का है, लेकिन अगर वो चाहती है तो बाकी समय में भी वो हमारी मदद घर के काम में वहाँ रहकर कर सकती है। बट फॉर द फर्स्ट 3-4 days till the ladies adjust and settle themselves in the bungalow, we require daily. तो लेकिन पहले कुछ दिनों तक, जब तक महिलाएं बंगला में सेटल नहीं हो जाती है, हमको नीचे दिए गए जिम्नास्ट जरूरी हो गए। देखो ये सब जो है ना, ये ध्यान से सुनना। बाबा यहाँ गए, बाबा वहाँ गए, महिला वहाँ गए, लेकिन कितनी छोटी मोटी चीज़ों का वहाँ इंतज़ाम करना था, है नहीं है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता था। इसमें सबसे बड़ी परीक्षाई तो एडजस्टमेंट वाले की, अरेंजमेंट करने वालों की थी, जो कि ज़्यादातर चांजी करते थे। ये सब नए प्रदेश में करने का होता था। किसी और के घर में बंगले में रहेंगे तो वहाँ पर ये सब करना पड़ता था। वहाँ का मार्केट ढूंढो, और वो दिन ऐसे थे कि इतने बड़े परिमाण में कोई चीज़ मिलना भी थोड़ा इतना आसान काम नहीं हुआ करता था। खैर, तो उनको रोज क्या चाहिए जब तक वो सेटल हो जाते हैं? 30 ब्रेड, 1 पाउंड के एक लोफ रहता है, मतलब कटिंग नहीं किया हुआ ब्रेड है ना, बारी रहती है, ऐसा बार रहता है, फिर उसको कट करते हैं, उसको लोफ कहते हैं, लादी कहते हैं। तो ऐसी ब्रेड की 30 लादी चाहिए, क्योंकि सब इतने जन है, 30 महिलाएं हैं, पुरुष है, चच्ची बाबा है, बाबा, इतने लोग हैं। इतने लोगों के लिए ये वास्तव में इतना ज़्यादा नहीं है। तो 30 ब्रेड लिखा है, और अनसॉल्टेड, नमक नहीं, ऐसा बटर जो है 5 पाउंड लिखा है रोज का, और रोज 10 शेर मतलब 10 किलो या 10 लीटर दूध चाहिए शाम के लिए, क्योंकि ये लोग उपवास में थे। फ्रॉम नेक्स्ट, मतलब एक टाइम ही खाना खाते थे। फ्रॉम नेक्स्ट डे मिल्क बोथ टाइम्स 10 शेयर्स, तो दूसरे दिन से दोनों समय 10 शेर दूध चाहिए। आगे वो लिखते हैं, as table butter is cheap at Quetta, we use it for cooking purposes also instead of ghee. You know that ladies do not like ready-made ghee of bazaar. We purchase butter. Curds butter is cheaper than table butter because table butter is prepared of raw cream and hence dearer than curd butter, and prepare ghee out of curd butter for cooking purposes. Please order 1 pound more, that is 6 pounds daily. Otherwise,
purchase 1 tin full 4-gallon tin of curds butter and prepare ghee for our use. तो वहाँ कितना बारकाई से हर चीज़ को देखा जाता था। तो इन्होंने लिखा है कि टेबल बटर जो है इतना सारा बारकाई से इसका जो डिफ्रेंशिएशन मैं पहली बार सुन रही हूँ, इट्स न्यू फॉर मी, और मैं ये प्रिपेयर भी नहीं कर पाई थी, पढ़ नहीं पाई थी, कुछ बिजी थी इसलिए। तो यहाँ वो कहते हैं कि जो टेबल बटर है ये क्वेटा में बहुत सस्ता मिलता है और इसलिए हम वो खाने के लिए और खाना बनाने के लिए भी उसी का उपयोग करते हैं। घी या तेल का उपयोग करने के बदले बटर वहाँ पर सस्ता मिलता है। टेबल बटर मतलब जो स्लाइस पर लगाते वो बटर, तो इसके लिए हम घी के बदले उसका उपयोग करते हैं। और वो कहते हैं, विष्णु जी पीलामाई को लिखते हैं कि महिलाओं को मार्केट से जो हम घी खरीद के लाते हैं रेडीमेड, वो महिलाओं को पसंद नहीं है। इसलिए तुम ऐसा करो कि बटर मार्केट से खरीद लो और उससे कुकिंग पर्पस के लिए कि डायरेक्ट वो बटर से कुकिंग किया जाए, या अगर कुकिंग पर्पस से लिए डायरेक्ट मार्केट से बटर खरीद लो तो ऐसे में 1 पाउंड एडिशनल, मतलब दिन का 6 पाउंड आपको बटर 5 के बदले लेना पड़ेगा। अदरवाइज तुम एक पूरा जो टिन है 4 गैलन्स का टिन जो है ये कर्ड्स बटर का खरीद लो। अब कर्ड्स बटर क्या है ये हम पढ़ेंगे, और उससे घी बना दो। अब ये कर्ड्स बटर और टेबल बटर का फर्क उन्होंने यहाँ पर विशद किया है। तो कर्ड्स बटर जो है ये सस्ता होता है, जो कि जैसा हम घर में बनाते ना, दही जमा के, मलाई जमा के फिर उसको दही जमाते, फिर उसका मक्खन निकाल के, जो मक्खन हम निकालते हैं दही से, वो इसको कहते हैं कर्ड्स बटर, जिसको पिघला के फिर घी होता है। तो ये कर्ड्स बटर जो है ये थोड़ा सस्ता होता है। और टेबल बटर जो हम खाने में यूज़ करते हैं ब्रेड पर लगाने के लिए, जो एकदम प्रेस वाला आता है, तो ये कहते हैं वो कच्चे मलाई से बनाते हैं और इसके लिए ये कर्ड्स बटर से महंगा होता है। और इसलिए तो ये कर्ड्स बटर मतलब जो आम लोणी जिसको मक्खन हम कहते हैं, ये खरीद कर उससे ये घी निकालेंगे या सीधा मक्खन ही उपयोग करेंगे खाना बनाने के लिए। आई डोंट नो इफ इट इज़ क्लियर और एनी कन्फ्यूजन। थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग है इसलिए कभी कभी महिलाओं को तुरंत समझ में आ गया होगा, खास करके जो महिलाएं छोटी छोटी 1-1 चम्मच, आधा चम्मच मलाई जमा कर करके फिर घी बनाती है। उनको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी। मैं भी बनाती थी, बना के सासू को भी भेज देती थी बोतल में, बड़े खुश होती थी। अब बंद कर दिया, अब ऐसा दूध नहीं आता है, अब दूध नहीं पीते हैं, जमता नहीं। एनीवे, एट द एंड ऑफ ये चश्मे का बड़ा खेल हो गया नहीं आज, क्योंकि ये ऐसे लेटर्स है ना वो पढ़ने को नहीं आते हैं। और प्रदीप सिंह जी ने मदद की थी, ऑफर की थी, लेकिन उनके पास किताब नहीं है। At the end of this daunting list, Vishnu added in closing, please get all these arrangements done by anyone you like, but do not exert yourself. Baba may not like. देखो इतना सब लिखा और उसके अंत में एक महत्वपूर्ण नोट लिखी विष्णु जी ने कि ये सब तुम बराबर करते रहो, लेकिन तुम खुद करके अपने आप को थकाओ मत, बाबा को पसंद नहीं आएगा, किसी और से ये सारा काम करवाओ। He intended no irony, and in any case, these were the kinds of instructions that he was accustomed to dealing with all the time. तो ये कोई बहाना नहीं था, इस प्रकार से हमेशा उसको अरेंजमेंट विष्णु जी है, चांद जी है, इनको करनी पड़ती थी, उसके उनको वो आदि हो चुके। The list also affords some insight into the sheer volume of food that was consumed by Baba's entourage, without even taking into account dry provisions such as pulses and rice or perishables
लाइक एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कितना बाबा खर्चा करते थे और कितना कुछ ये लोग खाते थे और कितना प्रबंधन उनको करना पड़ता था। इसका ये लिस्ट पढ़ना, ये एक इंसाइट है, हमको अंदाजा देता है कि कितना, जस्ट इमेजिन, है कि नहीं। 5-5 पाउंड का बटर, 10 शेर मतलब दिन का 20 शेर दूध। अगर 10 मेहमान भी आ जाएंगे, 30 मेहमान आएंगे तो 1.5 लीटर से ज्यादा हम खरीदते नहीं हम चाय में दूध केवल कलर के लिए डालते हैं कि नहीं। और आजकल कहते हैं वैसी चाय पीनी चाहिए एनीवे। और ब्रेड इतने सारे और बटर और मिल्क। तो इसके अलावा सूखा जो प्रोविजन था, किराना, ग्रोसरी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो दाल, चावल और अंडी और फल, सब्जियां, ये अलग हो गया। एक सब कौन चलाता था, कौन खर्चा करता था? बाबा। तो ये सब देखो कैसा था ये। मीनवाइल, है टाइम ना? Okay. Meanwhile, there followed yet another exchange of letters and cables, in which Chanji, failing to locate the perfect bungalow in Karachi, offered alternative solutions that Baba systematically rejected. Sorry. बाबा पूरी परीक्षा लेते थे चांदी की, पता नहीं, जैसा हमेशा की तरह। ये फिर इतने सारे पत्राचार और केबल टू एंड फ्रो होता था, लंबे लंबे चौड़े चौड़े इतने डिटेलिंग होते थे। बाबा 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 पूछो मत। और फिर से चांदी को जैसा चाहिए वैसा बंगला मिला नहीं, और उसने एक दूसरा कोई सोल्यूशन, उसका विकल्प बाबा को दिया जो बाबा ने मना कर दिया। On March 30, Vishnu sent Chanji a 5-page letter reiterating Baba's orders and passing on his displeasure. Baba says, "Why is plain English is not understood by you?" After long telegrams and letters were sent saying that Baba does not want temporary bungalow and not shifting from one bungalow to another, and not asking for an ideal bungalow renting even up to 500 for his impending past and seclusion, and later for his complete solitude, you finally wire and ask if tolerable bungalows would do, etc., etc. Now listen carefully. Now that the ideal bungalow cannot be found, give up the bungalow hunt. तो बाबा बहुत गुस्सा हो गए। अंतिम 5 पन्नों का बड़ा लेटर विष्णु को बोल के चांजी को लिखवाया, जिसमें बाबा ने कहा कि तुमको NOT नॉट इंग्लिश का अर्थ समझ में नहीं आता है क्या? मैं बार बार बंगले बदलूंगा नहीं कि यहाँ जाओ, फिर 500 में भी है तो टेम्पररी बंगलो है तो नहीं चाहिए, परमानेंट 10 महीने का प्रबंध करो। आइडियल बंगलो तुमको ढूंढना ही चाहिए। और इस प्रकार से अगर 500 में भी मिलता है आइडियल बंगलो तो भी चलेगा, क्योंकि आगे आने वाला उपवास और सेक्लूजन के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा एकांतवास चाहिए। ये बंगला ले लो, छोटा ले लो, थोड़े दिन के ले लो, ये काम नहीं चलेगा। तुमको एक बार मना किया, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? और सॉरी, और कंप्लीट फाइनल करके मुझे वायर से भेज देना। और ये टॉलरेबल बंगले चलेगा क्या और ये क्या, ऐसा सब मत पूछो। अब ध्यान से सुनो। अगर जैसा चाहिए वैसा बंगला नहीं मिला तो ये बंगला ढूंढने का काम छोड़ दो। अब बाबा की रीति है, बाबा के तरीके हैं जो भी, और सही है, स्वाभाविक है। But on the following page, after telling Chanji to stop searching, Vishnu clarified that Baba meant by an ideal bungalow. तो अगले पेज में ही उन्होंने दुरुस्ती की कि स्टॉप हंटिंग मतलब बंगला ढूंढना छोड़ो, ऐसा नहीं, तो आइडियल बंगला ढूंढना छोड़ दो। तो इसके लिए यहाँ फिर एक नोट है। आइडियल बंगलो मीन्स, उसका अर्थ क्या है वो लिखा है, बंगलो हैविंग एटलीस्ट 8 रूम्स। अब मैं सीधा हिंदी में पढ़ती। आदर्श बंगला मतलब किस तरह का बंगला होना चाहिए? ऐसा बंगला जिसमें कम से कम 8 रूम हो। जाहिर है इनमें 30-40 लोग हैं तो ये को 2 रूम में थोड़ी रहेंगे।
और जिसमें कम से कम 4 बाथरूम हो, जिसमें कम से कम 3 फ्लश लैट्रिन, और डब्बे वाले नहीं, पुराने सेफ्टी टैंक वाले फ्लश लैट्रिन हो, और जिसमें टैप वाटर और इलेक्ट्रिक लाइट हो, और जिसको बड़ा कंपाउंड हो, जिसका एकांतवास हो, सेक्लूडेड हो, भीड़ भाड़ और शोरगुल वाली जगह नहीं हो, और जहाँ पर अच्छा किचन हो और गराज भी होना चाहिए। दिस इज आइडियल बंगलोज डेफिनेशन। फिर ये it was rather a lot to ask. Vishnu concluded, if ideal bungalow cannot be found in 3-4 days, Baba will decide where to go. This dictated by Baba. तो अंत में बाबा ने फिर ये भी डाला कि ये बहुत बड़ा टास्क था। फिर विष्णु ने संक्षेप में लिखा, यदि आदर्श बंगला खोजा नहीं गया, 3-4 दिन में अगर नहीं मिला, तो बाबा ये तय करेंगे कि कहाँ जाना है, कराची जाना है कि नहीं जाना। ये बाबा द्वारा लिखित, डिक्टेटेड बाय बाबा, ऐसा लिखा। अभी यहाँ पर हम थोड़ा रुक ही जाते हैं, थक गए। और थक नहीं गए, मज़ा तो आ ही रहा है, बट ज़रा कल देखेंगे, ऐसा ही टाइम हो गया है। तो आज 19 तारीख है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है। तो आगे जो बाकी मज़ेदार और ऐसी रोमांचक हकीकतें हैं, तो वैगन से चले, कैसे कैसे चले, ये सब जो है ये कल हम देखेंगे, कल मिलेंगे। जुड़ना जरूर। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। आज प्रेयर कौन करेगा?